नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं अनीता। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। महिला दिवस यानी वो खास दिन जब हम महिलाओं के योगदान को न केवल सराहते हैं बल्कि उनके स्वास्थ्य और भलाई की अहमियत को भी पहचानते हैं। जी हाँ, और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को और महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और साथ ही आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में, जो अक्सर या तो नजरअंदाज होती हैं या फिर बड़ी जिम्मेदारियों के कारण उपेक्षित रहती हैं। महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलाव और उनकी सेहत से जुड़ी समस्याएं जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, खासकर आज के दिन इसलिए क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। महिलाएं जिम्मेदारी न सिर्फ घर की निभाती हैं, समाज और देश में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सबसे पहले सेहत का ख्याल रखना जरूरी है और इसीलिए आज का दिन हमने चुना महिलाओं की सेहत से जुड़ी कई अहम विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो आज महिला दिवस पर हम बात करेंगे महिलाओं के हेल्थ के बारे में और हमारे साथ हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणुका पाठक। उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है डॉक्टर रेणुका आपका। और सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको भी महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। बिल्कुल। आज हम महिलाओं के प्रोडक्टिविटी और सेहत से जुड़े हुए विषय हमने लिया है और इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की जो होती है वो इर्रेगुलर पीरियड्स की होती है, अनियमितता की होती है, जिससे कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर रेणुका, ये समस्याएं क्यों सामने आती हैं? बिल्कुल। नाउअडेज अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अराउंड 12 टू 20 एज ग्रुप में हमारे पास बहुत लड़कियां आती है जिनको मासिक पाली की अनियमितता रहती है। और बहुत सारी लड़कियां पीसीओडी करके एक विशिष्ट बीमारी है जिसके अधीन रहते हैं। और अभी गूगल होने के कारण आप आपके मासिक पाली की अनियमितता कभी टाइप कर लो तो तुरंत आपको डायग्नोसिस आ जाएगा पीसीओडी। तो बहुत सारी लड़कियां हम देख रहे हैं कि इस उम्र में पीसीओडी से पीड़ित दिखती है। की समस्या ही इरेगुलर पीरियड की वजह है, ये भी जानना चाहेंगे। और क्या पीसीओडी ओवरवेट की वजह से भी होता है, वजन ज्यादा होने की वजह से भी होता है, जो आजकल के युवाओं में खास करके महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ओबेसिटी की समस्या? सच बोलूं तो पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये बीमारी नहीं है पर एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से माहवारी बराबर टाइम पर नहीं आती है। इन लड़कियों में बहुत बार वजन बढ़ने लगता है और ये भी एक कारण उससे संलिग्न होता है। तो वजन बढ़ना और पीसीओडी ये दोनों एक साथ ही चलते हैं और वजन बढ़ने के कारण पीसीओडी भी ज्यादा दिखाई देने लगा है। अभी हम देखते हैं कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, बॉडी मास इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं हर पेशेंट का, तो बहुत ज्यादा आता है। और वेट की समस्या एक बड़ी समस्या हमें अभी यंग गर्ल्स में दिखाई देती है। और जब वेट बढ़ने लगता है तो पीसीओडी की समस्या उसके साथ ही आती है। सो वेट कंट्रोल करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट ऑफ पीसीओडी के लिए। तो जैसे मैंने बोला कि पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन से भी ज्यादा हमें जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड यंग एज में इन लड़कियों में हम ये बदल लाएंगे तो डेफिनेटली आगे चल के जो पीसीओडी के साइड इफेक्ट्स है वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर रेणुका, आपने साइड इफेक्ट्स की बात की। पीसीओडी या पीसीओएस, ये जो आपने बताया हार्मोनल डिसबैलेंस है, ये इनफर्टिलिटी के लिए भी जिम्मेदार है, असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल।
पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जैसे मैंने बोला, ये एक एंटिटी नहीं है। इसमें मासिक पाली की अनियमितता, वजन बढ़ना, अनैसर्गिक जगहों पर बाल दिखाई देना, जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं, तो वो भी इसमें दिखाई देता है। एक्ने या बॉइल्स, पिंपल्स यंग गर्ल्स में आने लगते हैं, तो ये भी उसकी एक समस्या हो सकती है। तीसरी बात है कि इनफर्टिलिटी, जो आपने अभी बोला कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण आपका स्त्री बीज या ओवम तैयार नहीं होता है, और इसके कारण इनफर्टिलिटी ऐसे लड़कियों में थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हर एक पीसीओडी को इनफर्टिलिटी होगी ही, पर इन लोगों में ज्यादा दिखाई देता है, ये डेफिनेटली सच है। बिल्कुल। डॉक्टर रेणुका, एक सर्वे से ये पता चला है कि हर 5 में से एक महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। आपने बताया ये हार्मोनल डिसबैलेंसेस है। हार्मोनल डिसबैलेंसेस होने की वजह क्या है? क्या लाइफस्टाइल भी एक वजह है इसकी? हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल जो बदली हुई है हमारी, इसी कारण ये हमें इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है अभी। जैसे मैंने बोला है कि जीवन शैली के बदल, यानी क्या, आपका आहार, आपका व्यायाम करने का पैटर्न, दूसरी बात है आपका स्लीप पैटर्न, यानी कितने घंटे आप सोते हो, वो एडिक्शंस, जैसे अभी अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी एडिक्शंस लड़कियों में हम काफी दिखते हैं अभी। तो ये सब चीजें डेफिनेटली हार्म करती है। तीसरी बात है एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे प्लास्टिक्स का इश्यूज है, फर्टिलाइजर्स है, हमारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, इनसे भी हमने ये समझा है कि पीरियड्स के प्रॉब्लम्स उससे भी एसोसिएटेड है। ये सब चीजें हम पर असर कर रही है, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो डेफिनेटली रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट और स्लीप पैटर्न आपका बराबर रखना, ये 3 चीजें हमें डेफिनेटली करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको सुधारें। डॉक्टर, आजकल टीन एज गर्ल्स में खास करके और प्रेग्नेंट लेडीज में ज्यादातर एक बहुत बड़ी हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम देखी जाती है, वो है थायराइड। ये प्रॉब्लम क्या पीसीओडी के लिए भी जिम्मेदार है? इसके होने के पीछे की वजह क्या है? थायराइड डेफिनेटली ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली थायराइड अभी क्यों ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हम सॉल्ट में भी थायराइड के आयोडीन सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, पर फिर भी थायराइड का इशू डेफिनेटली बढ़ रहा है। वो देख रहे हैं कि उसका एसोसिएशन पीसीओडी से डेफिनेटली है, पर मैं बोलूंगी ज्यादा करके डायबिटीज का एसोसिएशन पीसीओडी से ज्यादा है। शुगर ज्यादा इंटेक लेने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से ज्यादा पीसीओडी दिखती है। थायराइड से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज, दिस इज मोर प्रॉब्लमैटिक देन थायराइड। बिल्कुल, हार्मोनल डिसबैलेंसेस एक परेशानी तो है, लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई परेशानी है। इसके साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव एज जो है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई है। ऐसे में हार्मोनल डिसबैलेंसेस कहीं किसी तरह की परेशानी गर्भावस्था में तो उत्पन्न नहीं करते, इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं होते? हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रजनन के लिए हार्मोनल बैलेंस बराबर रखना बहुत जरूरी है, और ये स्मॉल एज यानी कम उम्र में ही हमने रेगुलेट किया तो डेफिनेटली बेटर। हमारी रिप्रोडक्टिव एज जो रहती है, विंडो बोलते हैं, तो ये अराउंड 18 इयर्स टू 35 इयर्स। 35 इयर्स के बाद आपका प्रजनन पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ये कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो ओवम रहता है उसकी एक लाइफ रहती है, और ये आफ्टर द एज ऑफ 35 फर्टिलिटी एकदम डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण हम बोलते हैं कि 18 टू 35 इस उम्र में यू शुड थिंक अबाउट प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बारे में सोचना तो शुरू करना जरूरी है। But nowadays, because of women's education, literacy, they are running after careers, और उसके पीछे भागते भागते रिप्रोडक्टिव विंडो कहीं ना कहीं मिस होती जा रही है। तो डेफिनेटली मैं
लड़कियों को ये बोलूंगी कि ये दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी इंफॉर्मेशन उनको पता रहनी चाहिए कि बिफोर द एज ऑफ 35 दे हैव टू स्टार्ट द फैमिली. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल डॉक्टर रेणुका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि आजकल जो गर्ल्स हैं जॉब के और करियर के चक्कर में 30 से ऊपर जा करके तो उनकी नौकरी लगती है और 35 कब क्रॉस हो जाता है पता ही नहीं चलता. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बच्चों की. अगर बच्चों की बात करें, चाइल्ड गर्ल्स की बात करें, तो उनमें आजकल बहुत पहले, समय से पहले पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं. इसके पीछे की वजह क्या है? हार्मोनल रीजंस है या इसमें भी लाइफस्टाइल है या फिर ओबेसिटी है? कारण क्या है? इसमें एक तो कारण ओबेसिटी है. चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सो ओबेसिटी के कारण भी प्यूबर्टी जल्दी आ रही है. और सेकेंडली जैसे मैंने बोला है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज रहे. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि जिसके कारण प्यूबर्टी जल्दी आ रही है. तो डेफिनेटली अभी पहले तो हम बोलते थे कि पीरियड्स 11 इयर्स 12 इयर्स के बाद है, बट नाउअडेज वी आर सीइंग इट 9 10 ऑल्सो. बिल्कुल. जितनी भी परेशानियों पर आज हमने चर्चा की डॉक्टर रेणुका, वो सभी परेशानियां हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ही होती हैं. इनको कैसे बैलेंस किया जा सकता है और किसी तरह का डिसबैलेंस हो ही ना, इसके लिए किस तरह से लाइफस्टाइल अपनाया जाए? सच बोले तो हम एक्चुअली बहुत सारी चीजें पहले करते थे, अभी हम भूल गए या नहीं करते हैं. तो सिंपल चीजें हैं, जैसे आपको डेली आपको एक 45 मिनट्स का एक्सरसाइज रूटीन डेफिनेटली रखना ही चाहिए. भले आप कुछ भी कर रहे हो, आपको 45 मिनट्स का एक 20 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज. एरोबिक यानी आप साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग ये कर सकते हो, या आप जिम या आप जुम्बा क्लास ज्वाइन कर सकते हो. दूसरा है उसके साथ साथ आपको योगा, प्राणायाम, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हम हमारा बॉडी का स्टैमिना और ऑक्सीजन कैपेसिटी हम बिल्ड कर सकते हैं. ये एक बात है कि हम एक्सरसाइज डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, और ये छोटे बच्चों में और लड़कियों में ये इनकलकेट करना बहुत जरूरी है. दूसरी बात है डाइट. डाइट में हम बोलते हैं, पर हमारा जो इंडियन डाइट है, इसमें हम रोटी और चावल खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं हमारे फूड में, और सब्जियां और दाल लेते हैं जिसमें हम प्रोटीन सप्लाई करते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हमारे डाइट में रहते ही है. सो दिस एक्चुअली इज अ वेरी बैलेंस्ड डाइट, एंड वो यदि करेक्ट अमाउंट में और विशिष्ट टाइम पर ले लो. मील टाइमिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी भी नहीं खा सकते हो, कभी भी स्नैकिंग नहीं कर सकते हो. तो ये थोड़े से आपको उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका डाइट में सुधार होगा. One more thing I would like to suggest is sugar, refined sugars, which are actually introduced in this last century only, has really caused more harm. Sugar directly खाना, sugar हो या गुड़ हो, दोनों सेम है, वो यदि हम डाइट से कम करवा दे तो डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल हैव अ बेटर डाइट. बिकॉज रूटीन जो हम खाना खाते हैं उसमें फ्रूट्स रहते हैं जिसमें शुगर रहती है, वो चलेगा, पर रिफाइंड शुगर जो एडेड हम डाइट में डालते हैं वो हम बंद करेंगे तो डेफिनेटली उससे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, होगा तो फायदा ही होगा. बिल्कुल. तो ये एक मैं नुकसान डेफिनेटली सबको बोलूंगी. एंड थर्डली मोबाइल यूसेज के कारण आप रात को सोते नहीं है, बहुत लेट सोते हैं. लेट सोने के कारण आपका जो हार्मोनल रिदम है वो भी उससे डिस्टर्ब हो जाता है. इसलिए दे शुड अंडरस्टैंड कि रात को सोना है, सुबह जल्दी उठना है. ये जो पहले से हम देखते आए, इन हमारे प्राचीन संस्कृति में यही लिखा है, पर ये हम बहुत दूर भाग रहे इससे. तो ये हमें वापस उसको एकत्रित करके ये हमारी जीवन शैली में बदल लाना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई डॉक्टर रेणुका आपने, और खास करके मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि नींद की जो कमी है वो चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग लेडी हो, ये सबकी लाइफ में है, इसका कितना असर पड़ता है. लेकिन इसके साथ आपने क्योंकि ये बता ही दिया, वुमेन्स डे पर
आप क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं वो भी घर में वर्किंग होती हैं, वर्किंग लेडीज तो जो बाहर जाती हैं उसके अलावा घर में आकर के वो घर के काम करती हैं। देश की आधी आबादी को वुमेन्स डे पर क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी ताकि फिट रहे ये आधी आबादी, फिट रहे इंडिया? मैं तो यही सलाह दूंगी, ये सिंपल त्रिसूत्री है जिसमें आपको डाइट बराबर रखना है। आप घर में खाना बना रहे हो, आप सबको सर्व कर रहे हो, तो आप इस पर नियंत्रण रख सकते हो और आपने रखना चाहिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर मदर का। इन 50% हमारी लेडीज घर पे है, तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड दैट दे शुड डू इट कॉन्शियसली एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। दूसरी बात है एक्सरसाइज। घर पे हो, बाहर जा रहे हो, देयर शुड बी नो एक्सक्यूज। हम सोचते हैं कि छोटे हैं तो एक्सरसाइज करेंगे, बड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे नहीं है। जैसे हम रोज नहाते हैं, क्यों साफ रखना है इसलिए, उसी तरह हमें रोज एक्सरसाइज करना ही चाहिए। ये घर पे हो या काम कर रहे हो, सबने करना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरी बारी है कि एडिक्शन से दूर रहना, ये सबको करना बहुत जरूरी है। नाउ इट्स नॉट ओनली अल्कोहल और स्मोकिंग और दूसरा ये, पर मोबाइल एडिक्शन, ये इससे हमें कम कैसे कर सकते हैं, यही हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, तो घर की सेहत का ख्याल तो रखिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखिए। आपकी सेहत आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेणुका इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।